आज हम समझने जा रहे हैं हमारे टी नंबर्स, और इस बात पे आप सब एग्री करेंगे कि हमारे जो नंबर्स हैं उसका पूरे पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है ना। और जितनी भी कंपनीज और भी नंबर्स बना रही है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सबसे ज़्यादा सेल जो है वो टी नंबर्स की है। देखिए, सेल की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जिस चीज़ में एफिकेसी लेवल होता है ना, वही चीज़ बिकती है। जैसे पहले जब मैं मतलब प्रैक्टिस का सिलसिला अभी भी है, लेकिन जब मेरे पास कोई मेडिकल रैम आता था पहले, कोई भी कंपनी का आता था, तो वो कहता था सर मेरे पास ये दवा, तो मैं उससे एक सवाल पूछता था कि ये बताएं कि कौन सी दवा ज़्यादा चलती है, कौन सी दवा है जो ज़्यादा बिकती है। बिकने का मतलब क्या है कि एफिकेसी है तो लोग खरीद रहे हैं ना। अगर वो चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी तो वो उसका सेल रेशियो इतना नहीं होगा। तो टी नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ये इसकी अच्छी है, तो हमें इस सबको समझना है, इसकी फॉर्मुलेशन को समझना है, और ये हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि कोई भी डॉक्टर बोले यार मुझे गैस का बताओ। जैसे आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ना फंगल इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है, आपने पता नहीं कल न्यूज़ में देखा या नहीं। और मेरे पास नबी साहब कल 10 मरीज सिर्फ फंगस इन्फेक्शन के आए, 10, मतलब टोटल मरीज में से मेरे पास 90% पेशेंट मेरे पास सिर्फ फंगस के आए। मेरे पास कल सोप रखे थे बहुत सारे, वो खत्म हो गए। अभी महर जो यहाँ से उड़ के गया था, वो इसने उड़ के गया था, मैंने बोला कि मुझे 30 खून साफी चाहिए मैक्टम के अभी, और टी नंबर 4 चाहिए, क्योंकि कल जो मेरा स्टॉक था वो खत्म हो गया। मतलब ये बहुत फैल चुका है कराची में। तो इसका एक और मकसद है कि आप लोग डॉक्टर के पास जाएं तो आप उनको गाइड करें कि टी नंबर 4 जो है ये बहुत बेस्ट रिजल्ट है इसके। मैं खुद भी इसको इस्तेमाल करवा रहा हूँ आर्टिकेरिया में, फंगस में। आप अपनी मेडिसिन के साथ उनसे कहें कि T4 जो है ये वन ऑफ द टॉप रेमेडी है ब्लड प्यूरीफायर में। लोकल एप्लीकेशन में हमारे पास हाँ, लोकल एप्लीकेशन में सर हमारे पास जो है वो मैक्सल्फ है। मैक्सल्फ क्रीम बहुत ज़बरदस्त है, आप मैक्सल्फ का बताएं। टी नंबर 4 है हमारे पास, और मैक्टम खून साफी, दीज आर इनफ। ये जो अभी फैला हुआ है आर्टिकेरिया और ये सारी चीज़ें, फंगस इसके लिए बेस्ट है, और ये बहुत फैला हुआ है। जब मेरे पास आ रहे हैं तो इसका मतलब सबके पास ही आ रहे होंगे ना। तो आपने सिर्फ एजुकेट करना है, क्योंकि उसके पास तो आ रहा है, वो आपकी बात उसको याद रहेगी और वो फिर लिखना शुरू कर देगा। सही है, तो 9 नंबर हम समझेंगे, और ये फिंगर टिप्स पे इंशाल्लाह हम इसको याद करेंगे। 1 तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि T1 गैस का है। T2 जो है वो एस्थमा, चाहे क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, ये लफ्ज इसमें है, यानी कि एस्थमा दमे की बीमारी जो है जिसमें सांस लेने में मुश्किल होती है। अक्सर लोग जो है वो वेंटोलिन का या पंप का इस्तेमाल करते हैं, सही है। और ये क्रॉनिक हो, क्रॉनिक का मतलब है पुराना या एक्यूट अभी अभी हुआ हो, इन दोनों कंडीशन में आप T2 दे सकते हैं। T3 भी सबको याद है कि वो साइनोसाइटिस के लिए, नज़ला हो, नाक का गोज बढ़ जाए, नाक की हड्डी बढ़ जाए, उसके लिए। T4 मैंने अभी बताया तो शायद याद हो गया हो कि T4 इज फॉर ब्लड प्यूरीफायर। ये ना सिर्फ आप स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, बल्कि एक्नी में, एप्सिस में, फुंसी में, फोड़े में, और जो है वो चिकन पॉक्स में, इस तरह की तमाम चीज़ों में जहां आपको लगे कि ब्लड में एलर्जी है, आप ये टी नंबर 4 डॉक्टर को कह सकते हैं कि आप ये दे सकते हैं। बड़े इसके वाइड रिजल्ट है, ठीक है ना। स्किन पे भी अगर डिस्क कलरेशन हो तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है। अभी हम आगे इसमें देखेंगे दवाएं कौन कौन सी हैं। T5 आप याद रखें कि शुगर यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए, सही है। एक लफ्ज देखें बड़ा इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है, कंट्रोल करेगी, ठीक है। ठीक होना और कंट्रोल होने में आप समझें कि फर्क होता है। तो हरगिज आप ये ना बोले कि ये डायबिटीज आपकी सही कर देगी, इट विल कंट्रोल द डायबिटीज, इसलिए इसमें लिखा हुआ है T5 इज फॉर शुगर कंट्रोल, ठीक है। जी जी, मेंटेन करेगी, जी जी, विद डाइट ऑब्वियसली। ना 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 ना, विद डाइट और क्या रेशियो है, हाँ जी जी हाँ। तो ये उसको भी मेंटेन देखें अगर शुगर लो भी है और ये भी दी, तो इसकी शुगर लो में देखें कोई मीठा खाना पड़ता है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि अगर उसने चेक नहीं किया और उसने शुगर लो में भी ले ली तो ये नुकसान नहीं करेगी, उसकी शुगर ऊपर नहीं बढ़ाएगी नहीं, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि लो शुगर में ये और लो कर रहे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि लो शुगर में ज़ाहिर है आपको कुछ मीठा खाना पड़ेगा ताकि वो शुगर बैलेंस। T6 भी सबको याद होना चाहिए, जोड़ों के दर्द के लिए, सही है, रूमेटिज्म के लिए, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, T1 हो गया, आप मेरे साथ साथ बोले तो याद हो जाएगा, गैस के लिए। T2 हो गया एस्टमा के लिए। T3 हो गया साइनोसाइटिस के लिए। 4 अभी हमने बार बार बात की, ब्लड प्यूरीफायर। 5 इज फॉर शुगर एंड 6 इज फॉर रूमेटिज्म यानी कि गठियावी दर्द, ठीक है। 7 किसके लिए, हेमरॉइड्स के लिए, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन बीमारी है हेमरॉइड्स। तो T7 हेमरॉइड्स के लिए, ठीक है। हेमरॉइड एक्यूट हो, क्रोनिक हो, ब्लीडिंग हो, नॉन ब्लीडिंग हो, सब में दे सकते हैं। T8 जो है वो ल्यूकोरिया के लिए, ठीक है। और T9 जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो उसके लिए हमारे पास को अलग अलग समझेंगे। T1 वही बात हम मेन बात करेंगे। T1 को हमने पहले भी समझा था, किसके साथ, गैस्ट्रोपैक्स के साथ, और डिजीमैक के साथ हमने T1 को समझा था। अगेन थोड़ा सा हम समझ रहे हैं। मेन दवाएं आपको याद होगी, हमने बात की थी
नबी साहब ने भी आपको बताया था कि नक्स, लाइको और कार्बोवेज, ये 3 इसकी मेन जुज हैं T1 के, गैस्ट्रोपैक्स के और डिजीमैक के। लेकिन कुछ दवाइयाँ अलग थी, जैसे कि डिजीमैक में अल्फाल्फा थी, वो बाकी में नहीं है, और गैस्ट्रोपैक्स में एसाफोइटिडा हमने देखा था, अर्जेंटम नाइट्रेट वगैरह, अर्जेंटम नाइट्रेट इसके अंदर भी। सही है, तो ये इसके मेन जुज हैं T1 के। T1 पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है, अर्जेंटम नाइट्रेट, कार्बोवेज, चाइना, नक्स वोमिका और लाइकोपोडियम, ये इसके मेन जूस हैं। और हर तरह के गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, अभी बकरीद के बाद आपने देखा बहुत ज़्यादा एसिडिटी का फैक्टर बढ़ गया हर चीज़ में। कोई बाहर का फास्ट फूड खाता है, या बाज़ लोग होते हैं जो बाहर रहते हैं, कुछ एरियाज़ भी ऐसे हैं ना कि जहाँ पे लोग बाहर का ही खाते हैं, जहाँ पे हॉस्टल का निज़ाम है, तो वहाँ पे आप डॉक्टर्स को ये बता सकते हैं कि ये T1 गैस्ट्रोपैक्स या डिजीमैक जो है इस तरह से चल सकता है। नेक्स्ट करें, इस पर बात हो चुकी है, इसलिए मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं कर रहा। अच्छा, T2 है आपके एस्टमा के लिए, यानी कि दमे के लिए। पहली बात ये कि दमा जो है ना, एस्टमा, इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, पहले बात ये समझे आप। सही है, या तो वो पेशेंट को देते हैं माइटिका, मोनोक्लोराइड सोडियम, या जो है वेंटोलिन वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन वो सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी आपको। सही है, वो इलाज नहीं है। एस्टमा बेसिकली एलर्जिक कंडीशन है, आपके जो फेफड़े हैं, ब्रोंकस जो है, उसमें एलर्जी हो जाती है, और उस एलर्जी की वजह से जो है वो सांस लेने में दुश्वारी होती है। ना ये बैक्टीरियल है, ना ये जो है वो वायरल है, जैसे हमने बैक्टीरिया के नाम पढ़े, तो एस्टमा किसी बैक्टीरिया से नहीं होता। यही वजह है कि एस्टमा में कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं देता, चूँकि बैक्टीरिया नहीं है, सूजन नहीं है, तो एस्टमा में बुखार भी नहीं होता। बहुत हज़ार लोगों को एस्टमा है, लेकिन सबको बुखार तो नहीं हो रहा, बुखार होता ही नहीं है, क्योंकि बुखार जब होगा जब बैक्टीरिया होगा, सूजन होगी। इसका मतलब ये कि एस्टमा में ना सूजन है ना कुछ है। जब भी आप देखें इसमें बेलाडोना भी नहीं है ना, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये एक एलर्जिक कंडीशन है एस्टमा, जो जिसके लिए हम ये T2 नंबर डॉक्टर्स को बताते हैं कि वो पेशेंट को दें। इसके मेन जो जूस हैं वो है एरेलिया रेसिमोसा। एरेलिया रेसिमोसा मेन दवा है एस्टमा की, और ये एस्टमा के अंदर ही इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल नक्स वोमिका हम देखें, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, पल्सटीला है, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन एरेलिया रेसिमोसा जो है इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द एस्टमा। सही है, दमे की स्पेसिफिक दवा है एरेलिया रेसिमोसा, जो इसके अंदर शामिल है, टॉप रेमेडी है। ब्लाटा ओरिएंटालिस भी टॉप रेमेडी है। सही है, कॉकरोच से बनने वाली है ये दवा। इसका पूरा वाकया भी है कि ये कैसे प्रूव हुई। तो एक बादशाह था वो, हाँ नहीं, गली मोहल्ले वाला नहीं है, ये कोई और कॉकरोच है, लेकिन ये कि ये कॉकरोच से बनने वाली दवा, एक बादशाह था, उसको एस्टमा था, तो उसका जो खानसामा था वो एक दिन चाय बना रहा था, तो चाय बनाने में वो कॉकरोच आके गिर गया और उसने अंदाज़ा नहीं लगाया। जब उसे चाय पिलाई तो उसने बोला, यार मेरा तो आज बेटर हो गया, सांस मुझे सही आ रहा है, तुमने क्या मिलाया चाय में? तो जब छानबीन हुई तो उसमें ये ब्लाटा ओरिएंटालिस नाम का ये कॉकरोच था। तो फिर इससे दरियाफ्त हुई। आज 2024 में एलोपैथिक कॉकरोच से दवा बना रहे हैं, अभी उनकी एंटीबायोटिक बन रही है 4th जनरेशन की कॉकरोच से। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 में एटम बम का धमाका हुआ, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई सिवाय कॉकरोच के। सब खत्म हो गया, इंसान खत्म हो गया, परिंदे और पौधे सब खत्म हो गया सिवाय कॉकरोच के। कॉकरोच फिर भी मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ पे। इसका मतलब ये कॉकरोच में एक ऐसी पावर है कि वो चीज़ों को मतलब संभाल के रहता है। तो वो ऐसी एंटीबायोटिक बना रहे हैं एलोपैथिक वाले कि ये बड़े से बड़े बैक्टीरिया को मारने के लिए कारामद हो। लेकिन हमारे पास इससे बहुत पहले की दवा एस्टमा के लिए मौजूद है, जो कि उसमें वर्क कर रही है। सही है, तो ब्लाटा ओरिएंटालिस मेन जूस है, एरेलिया रेसिमोसा मेन जूस है किसका, T2 था। इसके अलावा लोबेलिया मेन जूस है इसका, ये स्पेसिफिक दवा है जो कि एस्टमा के लिए, लोबेलिया इन्फ्लांटा।